हेलो एवरीवन। क्लास 12th की अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स आज अपन यहाँ पर शुरू करेंगे। इस चैप्टर को हमने कई टॉपिक्स में बांटा हुआ है और सबसे पहला टॉपिक जो है नेचर ऑफ पार्टनरशिप वो आज अपन डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन एज पर पार्टनरशिप एक्ट क्या है और पार्टनरशिप के एसेंशियल फीचर्स क्या हैं। पर सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पार्टनरशिप की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। क्या सोल प्रोप्राइटर सफिशिएंट नहीं था? हम 11th क्लास में पढ़ करके आए हैं कि सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस किस तरीके से काम करता है, सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। पर बात आती है कि पार्टनरशिप क्यों जरूरी है, तो जरूरी है ज्यादा कैपिटल के लिए। सोल प्रोप्राइटर की लिमिटेशंस में आपने पढ़ा होगा कि उसके पास कैपिटल जो पूंजी होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। तो जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के बिजनेस को संभालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो कैपिटल भी ज्यादा लाएंगे, जिससे बिजनेस को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो पहला तो है मोर कैपिटल, पार्टनरशिप में ज्यादा कैपिटल आएगी। दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू मैनेज बिजनेस। अब एक अकेले सोल प्रोप्राइटर को बिजनेस संभालना पड़ता था पहले, अब उसके साथ दो या दो से ज्यादा लोग और जुड़ जाएंगे, जिससे उसका बिजनेस उसे संभालने में आसानी रहेगी। तो ज्यादा लोग जो हैं बिजनेस को मैनेज करने के लिए अवेलेबल रहेंगे। तीसरी बात है शेयरिंग ऑफ रिस्क। सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है, तो जो भी प्रॉफिट होता है वो भी उसका, लॉस होता है वो भी उसे बियर करना पड़ता है। तो इस वजह से सोल प्रोप्राइटर ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि अगर नुकसान हुआ तो उसका बिजनेस बंद भी हो सकता है। पार्टनरशिप में भी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, पर फायदा यह है कि यहां पर वो रिस्क बट जाएगा, सभी में लॉस बट जाएगा, तो रिस्क को शेयर करना आसान रहेगा। तो पार्टनरशिप की जरूरत इन तीन वजहों से है। ज्यादा कैपिटल, ज्यादा लोग बिजनेस मैनेज करने के लिए अब अवेलेबल होंगे। तीसरी बात, रिस्क भी सभी में बढ़ जाएगा। अगली बात आती है एक्ट। पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए जो एक्ट है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, विच केम इनटू फोर्स ऑन 1 अक्टूबर 1932, जो 1 अक्टूबर 1932 से लागू हुआ। देखिए, सोल प्रोप्राइटर को गवर्न करने के लिए कोई एक्ट नहीं था, कोई कानून नहीं था जो उसको गवर्न करे, उसको कंट्रोल करे। पर यहां पर पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस हमारे काम आएंगे। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है जिसके बारे में उन्होंने पहले से कोई समझौता नहीं कर रखा, तो उस समझौते के अभाव में उस डिस्प्यूट को आप पार्टनरशिप एक्ट में दी हुई बातों के हिसाब से सॉर्ट आउट करेंगे। पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर्स के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, उनकी क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो कोई भी डिस्प्यूट होगा तो हम पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग उसको सॉर्ट आउट करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज एप्लीकेबिलिटी। ये जो पार्टनरशिप एक्ट है ये कहाँ लागू होता है? ये पूरे भारत में लागू होता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर में क्यों बोल रहा हूँ? वो इसलिए बोल रहा हूँ कि 2019 में इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया था। उससे पहले पार्टनरशिप एक्ट पूरे इंडिया में लागू होता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। बट अब आप जब भी पढ़ेंगे आपको देखने को मिलेगा इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो ये पूरे भारतवर्ष में लागू होता है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरे भारत में ये एक्ट लागू होगा। आगे बताते हैं कि प्रायर टू दिस एक्ट, जो आप एक्ट पढ़ेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932, इससे पहले क्या लोग पार्टनरशिप नहीं करते थे? भाई इससे पहले भी पार्टनरशिप हुआ करती थी, और तब उन पार्टनर्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता था तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाता था? वो सॉर्ट आउट किया जाता था अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखो, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के आने से पहले पार्टनरशिप के जो प्रोविजंस थे वो दिए हुए थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। 1932 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ही स्प्लिट किया गया, उसमें से पार्टनरशिप के प्रोविजंस को अलग कर दिया गया और बाकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज इट इज चल रहा है। तो 1932 से पहले पार्टनरशिप के प्रोविजंस को गवर्न करता था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आगे की बात करते हैं।
नेक्स्ट है जनरल मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। देखो, जनरल मीनिंग का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई भी ये जानना चाहे कि भाई पार्टनरशिप क्या होती है, तो एक आम भाषा में आप उसे किस तरीके से समझाएंगे, ये जनरल मीनिंग है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि एक्ट में डिफाइन किस तरीके से किया गया है पार्टनरशिप को, पर उससे पहले अपन एक जनरल मीनिंग देखते हैं इसका। इन्होंने कहा पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन। पार्टनरशिप क्या है? एसोसिएशन है। एसोसिएशन का मतलब है कोई संगठन होना। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्संस। ऐसा संगठन जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग हैं। हु हैव एग्रीड, जो सहमत हुए हैं। किस बात पर सहमत हुए हैं? टू कंबाइन देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड मैनेजरियल एबिलिटीज। अपने वित्तीय संसाधन, जो भी पैसा, जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनके पास हैं, वो कंबाइंड लेकर के आएंगे, मिलकर के एक बिजनेस में लगाएंगे, और अपनी मैनेजरियल एबिलिटीज, अपनी जो मैनेज करने की जो योग्यताएं हैं उनमें, वो मिलकर के एक साथ एक ही बिजनेस में लगाएंगे। टू रन अ लीगल बिजनेस, किसी वैध व्यापार को करने के लिए। लीगल बिजनेस का मतलब है ऐसा बिजनेस जिसको करने की परमिशन हमारी गवर्नमेंट देती है, और इलीगल बिजनेस का मतलब है ऐसा बिजनेस जो कि हमारी गवर्नमेंट मना करती है किसी भी तरह के काम को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने सट्टा लगाने का बिजनेस किया, जैसे क्रिकेट पे सट्टा लगाते हैं लोग, तो वो इलीगल बिजनेस है। ठीक है, तो लीगल बिजनेस करने के लिए ये पार्टनर्स या ये लोग आपस में एकजुट हुए हैं। अब उस बिजनेस से आने वाले प्रॉफिट को ये शेयर करेंगे। शेयर प्रॉफिट्स इन एन एग्रीड रेशियो। एग्रीड रेशियो का मतलब तय अनुपात, जो पहले से ही ये तय करके रखेंगे। तो पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन, एक संगठन है, ऑफ टू और मोर पर्संस। ठीक है जी, दो या दो से ज्यादा लोगों का संगठन है। हु हैव एग्रीड, जो सहमत हुए हैं कि कंबाइन करेंगे अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, अपनी मैनेजरियल एबिलिटीज को, ताकि एक लीगल बिजनेस चला सकें और उससे आने वाले प्रॉफिट को शेयर कर सकें तय अनुपात में, एग्रीड रेशो में। आगे कहते हैं persons who have entered into partnership with one another are individually called partners। जो लोग पार्टनरशिप में शामिल हुए हैं उनको इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से कहा जाएगा पार्टनर्स। फॉर एग्जाम्पल, ए बी सी की फर्म है तो ए बी पार्टनर है, बी बी पार्टनर है, सी बी पार्टनर है, और कलेक्टिवली उनको बोला जाता है फर्म, कि भाई ए बी सी की फर्म है। तो कलेक्टिवली फर्म और इंडिविजुअली उन्हें बोला जाता है पार्टनर्स। आगे कहते हैं द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड द फर्म नेम। अब जिस नाम तले वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई ना कोई नाम तो वो रखेंगे ही रखेंगे, तो उस नाम को बोला जाएगा फर्म्स नेम। नेक्स्ट कहता है अ पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द पार्टनर्स कॉन्स्टिट्यूइंग इट। देखिए जी, पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से अलग नहीं है। अगर पार्टनर्स हैं तो ही फर्म है, अगर पार्टनर्स नहीं है तो फर्म नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक फर्म में तीन पार्टनर हैं, तीनों की डेथ हो जाती है, मान के चलते हैं तीनों की डेथ हो जाती है, तो फर्म का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाएगा। बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी का एक सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, उसके सारे मेंबर्स भी मर जाएं तो भी कंपनी को एक पर्सन माना जाता है इन द आईज ऑफ द लॉ। ये बात आपने पढ़ रखी होगी 11th क्लास के बिजनेस स्टडीज में। तो पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, फर्म में पार्टनर्स हैं तभी फर्म है, अदरवाइज फर्म का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है कंपनी की तरह। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहां पर एक फर्म है जिसका नाम है डीवीडी क्रिकेट एकेडमी। अब ये तो नाम हो गया फर्म का। इसमें तीन पार्टनर है, धोनी, धवन और विराट। इनको इंडिविजुअली आप बोलेंगे पार्टनर्स। ये तीनों पार्टनर है, फर्म का नाम है डीवीडी क्रिकेट एकेडमी, और इनको कलेक्टिवली बोला जाएगा फर्म। इंडिविजुअली पार्टनर्स हैं और कलेक्टिवली फर्म बोला जाता है, जो बात आपको भी पहले बताई थी। अब आगे की बात यह है कि जो सेक्शन 4 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, वो डिफाइन करता है पार्टनरशिप को। ठीक है जी, ये किसी राइटर ने नहीं बोला है, ये एक्ट बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपका कोई टीचर नहीं बोल रहा, ये एक्ट बोल रहा है। एक्ट में लिखी हुई बात को ही हम एक्सप्लेन करेंगे। इन्होंने कहा पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब देखो, जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है
उसे मैंने अलग अलग पॉइंट्स में स्प्लिट किया है, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स में से पार्टनरशिप के फीचर्स निकलेंगे। तो एक एक फीचर आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन को अच्छे से समझाएगा। तो इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले आप पार्टनरशिप के फीचर्स को पढ़ें तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने बोला हुआ है कि पहला पॉइंट जो है पहले फीचर से रिलेटेड है, दूसरा दूसरे फीचर से रिलेटेड है, ये वाला तीसरे से, ये वाला चौथे से। तो आप इसको लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले एसेंशियल फीचर्स में पहला पॉइंट है कि एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स या कॉन्ट्रैक्ट अमंग पार्टनर्स। देखो, इस चैप्टर में कई बार एग्रीमेंट वर्ड आएगा, कई बार कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आएगा। आपको इस चैप्टर के लिए इन दोनों को सिमिलर मानना है। देखिए, कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी समझौता समझौता दो लोगों के बीच में होगा। अब दो लोगों ने समझौता किया तो एक ने कुछ वादा किया होगा, दूसरे ने कुछ वादा किया होगा, पूरा करने का यही समझौता हुआ होगा। अब अगर दोनों पार्टीज में से कोई भी एक अपना वादा पूरा नहीं करती है तो आप इस बात को कोर्ट में लेकर के जा सकते हो। तो अगर आप कोर्ट में ले जा सकते हो तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है जी। तो आप ध्यान रखिएगा, यहां पर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को दोनों को एक ही मान के चलिएगा, क्योंकि मैं अभी आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा रहा कि मैं इनकी डिटेल में जाऊं। आप बस इतना ध्यान रखिएगा, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहां पर लगभग एक जैसा ही है। तो एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स का मतलब है पार्टनर्स के बीच में समझौता होना जरूरी है। कह रहे हैं पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। ठीक है, पार्टनरशिप समझौते की वजह से उत्पन्न होती है। ये समझौता किन लोगों के बीच में होता है? बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। ठीक है जी, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में ये समझौता होता है। क्यों होता है ये समझौता? टू डू अ बिजनेस। बिजनेस करने के लिए समझौता होता है और उससे आने वाले प्रॉफिट या लॉसेस को बांटने का समझौता होता है। तो पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट between two or more persons to do a business and share its profit and losses। अब यहां पर ये जो एग्रीमेंट होगा ये किन पर्सन्स के बीच में हो सकता है? देखो, पार्टनरशिप करने के लिए कोई ब्लड रिलेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, ब्लड रिलेशन वाले आपस में पार्टनरशिप कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि उनके बीच में ब्लड रिलेशन हो ही हो। फॉर एग्जाम्पल, बाप और बेटा भी पार्टनरशिप कर सकते हैं, बाप और बेटी भी पार्टनरशिप कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ पार्टनरशिप कर सकते हैं, दो भाई पार्टनरशिप कर सकते हैं, और दोस्त भी मिलकर के पार्टनरशिप कर सकते हैं। बस इस पार्टनरशिप का बेसिस होगा एग्रीमेंट। उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए बिजनेस को करने का और उससे होने वाले प्रॉफिट या लॉसेस को बांटने का। आगे कहते हैं द एग्रीमेंट बिकम्स द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। यही एग्रीमेंट बताएगा कि पार्टनर्स के बीच में रिलेशन किस तरीके रहेंगे, कौन कितना प्रॉफिट बांटेगा, कौन कितनी कैपिटल लगाएगा, बाकी सारी बातें। इट इज नॉट नेसेसरी दैट सच एग्रीमेंट इज इन रिटन फॉर्म, एन ओरल एग्रीमेंट इज इक्वली वैलिड। कहते जो एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में हो रहा है ये रिटन में होना जरूरी नहीं है। ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, बट कह रहे हैं ओरल भी एग्रीमेंट इतना ही वैलिड है जितना रिटर्न है। पर नॉर्मल सी बात है, जब इंसान को चीट करना है, धोखा देना है, तो वो ऑब्वियस सी बात है अपनी बात से पलटेगा। तो ऐसे में रिटर्न जो एग्रीमेंट है वो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है जी। तो कह रहे हैं कि बट इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्प्यूट, किसी भी तरह के डिस्प्यूट से बचने के लिए ये प्रेफर किया जाता है कि पार्टनर्स के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट हो, जिसे अपन पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब ये पार्टनरशिप डीड डिटेल में डिस्कस होगी अगले टॉपिक में। तो जो पार्टनर्स के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है, और ये इसलिए लिखा जाता है ताकि किसी भी तरह का डिस्प्यूट होने पर हम डीड दिखा करके डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट कर सके। वेयर देर इज नो एग्रीमेंट देयर कैनॉट बी अ पार्टनरशिप। अगर जो लोग जुड़े हुए हैं पार्टनरशिप में उनके बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। देखिए जी, सेक्शन 5 जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 उसका कहता है कि पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट से या एग्रीमेंट से जन्म लेती है, सिर्फ स्टेटस से नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने कहा एक एचयूएफ में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं है। एचयूएफ बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस से अलग है। एचयूएफ के जो मेंबर्स हैं
वो हिस्सेदारी गेन करते हैं जन्म से, एग्रीमेंट से नहीं। उनको तो वहां पर जन्म लेते ही बाय बर्थ उनको वहां पर हिस्सेदारी मिल जाती है, उन्हें वहां पर कोई एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं होती। पर पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी होता है। तो पार्टनरशिप और एचयूएफ दोनों अलग अलग हैं। पार्टनरशिप का जन्म एग्रीमेंट से होता है और एचयूएफ में आपको हिस्सा मिलता है बाय योर स्टेटस, उस फैमिली में जन्म लेने पर। आगे देखिए, दूसरा एसेंशियल फीचर है इसमें टू और मोर पर्सन्स, दो या दो से ज्यादा लोगों का होना। देखिए, सोल प्रोप्राइटर में अकेला व्यक्ति मालिक होता है, पर पार्टनरशिप में कम से कम दो लोग तो चाहिए ही चाहिए, दो से भी दो के बिना तो काम हो ही नहीं पाएगा। और एग्रीमेंट करने के लिए भी कम से कम दो लोग चाहिए। समझौता करने के लिए कोई भी इंसान अपने आप से समझौता थोड़ी करेगा कि भाई शीशे में देख करके वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, नहीं। एग्रीमेंट करने के लिए कम से कम दो लोगों का या उससे ज्यादा लोगों का होना जरूरी है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्सन्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप एंड ऑल सच पर्सन्स टू बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि जिन दो लोगों के बीच में समझौता हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य होने चाहिए। देखो, कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य होने का मतलब है कि हमारा जो कानून है वो हर किसी को एग्रीमेंट करने की, कॉन्ट्रैक्ट करने की परमिशन नहीं देता। कौन कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? कहते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1872, अ माइनर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये तीनों वर्जित हैं, ये तीन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इनके अलावा बाकी सभी लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। एक माइनर, माइनर कौन है? 18 साल से कम उम्र का कोई भी इंसान हो वो अपने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता इंडिया में। हाँ, ये एज लिमिट गवर्नमेंट बढ़ा दे या कम कर दे वो हो सकता है, पर आज की तारीख में अगर हम बात करें तो माइनर कौन है? जो 18 साल से कम उम्र का है। दूसरा, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब है ऐसा इंसान जिसका दिमाग नॉर्मल नहीं है, पागल जिसे अपन कह सकते हैं, इडियट बोल सकते हैं, ल्यूनैटिक पर्सन बोल सकते हैं, जिसका दिमाग स्थिर नहीं है, सही तरीके से काम नहीं करता। तो ऐसा आदमी भी जो अनसाउंड माइंड का है, जिसका दिमाग ठीक नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं कर सकता। तीसरा, कोई भी ऐसा पर्सन जिसे किसी भी कानून ने डिस्क्वालीफाई कर रखी, भैया ये आदमी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाइड, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो ये तीनों पार्टनर नहीं बन सकते, इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि इन तीनों में ही एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता है ही नहीं। आगे कहते हैं द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट प्रेस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म। ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप एक्ट ने कहीं पर भी ये नहीं बताया कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं। ये बात पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दी हुई, पर हाँ ये कहते हैं हाउएवर सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एम्पावर्स द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से नहीं, empowers the government to prescribe maximum number of partners in a firm subject to maximum of 100। ध्यान से सुनना भी बात। देखो, कंपनीज एक्ट ने एम्पावर किया, पावर दी सरकार को, केंद्र सरकार को। कंपनीज एक्ट ने केंद्र सरकार को ये पावर दी है, ये ताकत दी है कि आप डिसाइड करें कि मैक्सिमम पार्टनर्स एक फर्म में कितने हो सकते हैं। बट ये ध्यान रखना कि 100 से ज्यादा ना हो। सरकार को पूरी आजादी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स डिसाइड करो कितने रख सकते हो आप, पर वो 100 से ज्यादा ना हो, ये हमारा कंपनीज एक्ट कहता है। और हमारी गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड कर रखा है कि भाई कम से कम दो पार्टनर होंगे, क्योंकि ये तो कहने की बात ही नहीं है, एग्रीमेंट करने के लिए दो लोग चाहिए, और मैक्सिमम होंगे 50। द गवर्नमेंट हैज प्रेस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म टू बी 50। तो कम से कम दो पार्टनर्स, ज्यादा से ज्यादा 50 पार्टनर हो सकते हैं, और इन सभी में कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, दे आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट कहता है बिजनेस। कहते हैं द एग्रीमेंट शुड बी टू कैरी ऑन सम लीगल बिजनेस। ये पीछे भी मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप लीगल बिजनेस करने के लिए की जाती है, इलीगल बिजनेस के लिए नहीं होती। मेयर को ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी डज नॉट अमाउंट टू पार्टनरशिप। अगर आपने या आपके साथी ने, दोस्त ने मिल करके एक प्रॉपर्टी खरीद ली,
ठीक है जी। और आप उसके जॉइंट ओनर बन गए तो ये पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि यहां आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आपने सिर्फ प्रॉपर्टी को होल्ड किया हुआ है। बट हाँ, अगर आप इस प्रॉपर्टी को बेचते हैं, फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, फिर बेचते हैं, और आप प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस में आ जाते हैं, तो ये पार्टनरशिप कहलाएगी। अदरवाइज सिर्फ किसी प्रॉपर्टी को जॉइंटली होल्ड करने से आप पार्टनर नहीं बनते, बिजनेस होना जरूरी है। इन्होंने कहा रोहित एंड विराट विराट जॉइंटली परचेजेस अ प्लॉट ऑफ लैंड, दे बिकम द जॉइंट ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी एंड नॉट द पार्टनर्स। रोहित और विराट ने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा मिलके, तो ये जॉइंट ओनर्स हैं, ये पार्टनर्स नहीं है। बट इफ दे आर इन द बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ लैंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, दे आर कॉल्ड पार्टनर्स। ठीक है जी। अगर ये बिजनेस में आ जाते हैं प्रॉपर्टी की खरीद बेच में, तो ये पार्टनर्स कहलाएंगे, अदरवाइज ये जॉइंट ओनर्स है। तो बिजनेस का होना जरूरी है पार्टनरशिप के लिए, और बिजनेस होना चाहिए लीगल बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। देखो, ध्यान रखना कि आपकी जो पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन है वो प्रॉफिट्स को बांटने की बात करती है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, लॉस को बांटने की बात नहीं करती। पर शेयरिंग ऑफ लॉस इंप्लाइड है। शेयरिंग ऑफ लॉस के लिए कहेगा नहीं, जिस तरीके से प्रॉफिट बढ़ते हैं वैसे ही लॉसेस भी बांटे जाएंगे, अगर कुछ नहीं कहा है तो। पर अगर आपने डीड में लिख दिया कि हम दो पार्टनर हैं ए और बी, प्रॉफिट आया तो हम दोनों बराबर बांटेंगे और लॉस आया तो ए ही बांटेगा, तो आपने लिख दिया ना इस बात को, तो आप लिख करके अपने लॉस से बच सकते हैं। पर अगर आपने लिखा नहीं है डीड में, तो जिस तरीके से प्रॉफिट बढ़ते हैं उसी तरीके से आपको लॉसेस भी बांटने पड़ेंगे। कहते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टनरशिप इज टू अर्न प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशो। तय अनुपात में कमाए हुए प्रॉफिट को वो बांटेंगे। कहते हैं इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, अगर कुछ भी लिखित में नहीं है, पार्टनर्स मस्ट शेयर लॉसेस ऑल्सो, तो लॉस को भी बांटना है। इन द रेशो इन विच दे शेयर प्रॉफिट्स, तो जिस रेशो में प्रॉफिट को बांटते थे उसी रेशो में लॉसेस को भी बांटना पड़ेगा, अगर कुछ नहीं कहा है तो। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज मस्ट, प्रॉफिट तो बटना जरूरी है, बट इट इज नॉट एसेंशियल दैट ऑल द पार्टनर्स मस्ट शेयर द लॉसेस। तो ध्यान रखिएगा, एक्ट ने प्रॉफिट को बांटने के लिए कहा है, लॉस को बांटने के लिए आपको कहेगा नहीं। जैसे प्रॉफिट बढ़ते थे वैसे ही लॉसेस बटेंगे, पर अगर आप चाहें तो डीड में लिख करके लॉस को बांटने से बच सकते हैं, पर यह बात आपको पहले ही लिखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अ पार्टनर में बी एग्जेम्प्टेड टू शेयर लॉसेज ऑफ द फर्म बाय एग्रीमेंट। एक पार्टनर को एग्जेम्प्ट का मतलब होता है मुक्त किया जा सकता है कि भाई लॉस मत बांटना तुम, पर ये एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा कि भाई इस पार्टनर को लॉस बांटने की कोई जरूरत नहीं है, पर प्रॉफिट बटेंगे। तो देखो, ये दो पार्टनर है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, प्रॉफिट आएगा तो दोनों में बटेगा ही बटेगा, और अगर कुछ नहीं लिखा तो लॉस भी दोनों में वैसे ही बटेगा जैसे प्रॉफिट बढ़ता है। पर मान के चलिए डीड में लिखा है कि प्रॉफिट आएगा तो बटेगा, पर लॉस आएगा तो मिस्टर वाई वो लॉस बियर नहीं करेगा, तो ऐसे में सारा लॉस मिस्टर एक्स ही बियर करेगा। तो ध्यान रखना, प्रॉफिट का बटना जरूरी है और लॉस का बटना जरूरी नहीं है, पर अगर कुछ नहीं कहा तो जैसे प्रॉफिट बटते हैं वैसे ही लॉसेस भी बटेंगे। आगे कहते हैं अ माइनर लेस देन 18 years, a minor partner which is who is less than 18 years share in profits but not in losses। देखो, अभी मैंने पीछे बताया था कि जो माइनर है वो पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है, मैं अपनी बात पर अभी भी कायम हूं। यहां पर इन्होंने कहा कि माइनर पार्टनर हो सकता है, तो ध्यान से सुनो। जब दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, समझौता हो रहा है, तब दोनों का माइनर होना, सॉरी, दोनों का मेजर होना जरूरी है, दोनों का 18 साल से ज्यादा उम्र का होना जरूरी है। बट एक बनी बनाई फर्म में, मान के चलो ए और बी दोनों ने फर्म स्टैब्लिश कर ली, सी कोई माइनर है तो उसको पार्टनर बनाया जा सकता है, बनी बनाई फर्म में आ सकता है। ध्यान रखिएगा, फर्म में जब कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उस समय नहीं, बनी बनाई फर्म में एक माइनर को एडमिट किया जा सकता है, और वो माइनर जो आएगा वो सिर्फ प्रॉफिट बांटेगा, वो लॉसेस नहीं बांटेगा, ये ध्यान रखना है। तो माइनर एक फुल फ्लेज पार्टनर नहीं है, माइनर पार्टनर बन सकता है पर पूर्ण पार्टनर वो नहीं कहलाएगा। ठीक है जी।
कहते हैं एनी ऑर्गेनाइजेशन हुज ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट और इट इज फॉर्म्ड फॉर सोशल वेलफेयर वर्क कैनॉट बी टर्म्ड एज पार्टनरशिप। ध्यान रखिएगा, बिजनेस जो आप कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग है, बिजनेस होना जरूरी है। अगर आपका जो काम है वो है समाज सेवा करना, आप सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को कॉस्ट पर ही सामान दे देते हैं, कोई प्रॉफिट कमाना आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आप पार्टनरशिप में नहीं है। पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है। कोई भी धर्मार्थ काम आप कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कोई काम कर रहे हैं जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, तो वो पार्टनरशिप नहीं है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहते हैं फिफ्थ पॉइंट, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल और म्यूचुअल एजेंसी। देखिए जी, पार्टनरशिप का ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, और अगर आपसे कोई कहे कि पार्टनरशिप का सबसे एसेंशियल फीचर क्या है, तो आपको यही लिख करके आना है, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसे म्यूचुअल एजेंसी भी बोला जाता है। देखो, कहते थे बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप कंसर्न मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सब मिलकर के भी बिजनेस को संभाल सकते हैं या सबकी तरफ से कोई एक भी बिजनेस को संभाल सकता है। अब इस सेंटेंस के कहते हैं दो इंप्लीकेशन है। पहली इंप्लीकेशन क्या है, एवरी पार्टनर सॉरी, एवरी पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हर पार्टनर के पास ये अधिकार है कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सके, कोई भी दूसरा पार्टनर उसे मना नहीं कर सकता। हर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो बिजनेस के ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट कर सके। दूसरा, देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। म्यूचुअल एजेंसी क्या है, हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। इसे थोड़ा डिटेल में अभी समझेंगे। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर ऑल द अदर पार्टनर्स। He can bind other partners by his acts and also bound by the act of other partners with regard to the business of the firm। एक बात बताइए, ए बी सी तीन पार्टनर है, अगर मान के चलिए काम सी लेकर के आया है, तो क्या ए और बी की जिम्मेदारी नहीं है उस काम को पूरा करने की? क्योंकि काम तो पूरी फर्म को मिला है ना, तो काम किसी भी पार्टनर को मिले, पूरा करने की जिम्मेदारी पूरी फर्म की होती है। तो देखिए, अगर एक्स ने कोई एक्ट किया, मतलब एक्स कोई बिजनेस लेकर के आया मान के चलिए, तो एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? फर्म को। तो यहां एक्स कौन बन गया? एजेंट। एक्स बन गया एजेंट, और फर्म के बाकी पार्टनर्स वाई और जेड रह गए प्रिंसिपल। अगर एक्स कोई काम लाया तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी वाई और जेड की भी रहेगी। सिमिलरली, अगर वाई कोई काम लेकर के आया है तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी एक्स और जेड की भी होगी। तीसरी सिचुएशन में अगर Z कोई काम लेकर के आया है तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी X और Y की भी होगी। तो काम जो लेकर के आ रहा है पर्सन, वो पार्टनर कहलाएगा एजेंट और बाकी पार्टनर्स कहलाएंगे प्रिंसिपल। तो कभी ये प्रिंसिपल, कभी ये प्रिंसिपल, कभी ये प्रिंसिपल, कभी ये एजेंट, कभी ये एजेंट, कभी ये एजेंट। तो हर पार्टनर के बीच में दूसरे पार्टनर के साथ म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन है। हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। ध्यान रखिएगा, ही कैन बाइंड, ही कैन बाइंड मतलब जो एजेंट पार्टनर है वो बाइंड कर सकता है, बाध्य कर सकता है दूसरे पार्टनर्स को अपने कार्य से, कि भाई मैं ये काम लेकर के आया हूं, पूरा तो तुम्हें भी करना पड़ेगा मेरे साथ फर्म के तौर पे। आगे कहते हैं, रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज सो इंपॉर्टेंट दैट वन कैन से that there would be no partnership if the element of mutual agency is absent। अगर पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, मतलब कि एजेंट और प्रिंसिपल वाला रिलेशन नहीं है, तो यहां पार्टनरशिप ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, इतनी इंपॉर्टेंट ये फीचर है। नेक्स्ट देखिए, फीचर्स में लास्ट पॉइंट है अपना, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। तो ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक को मैंने कुछ टुकड़ों में बांटा हुआ है, आपको ध्यान से समझना है। पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो सोल प्रोप्राइटर की तरह अनलिमिटेड होती है। मैं यहाँ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स की बात नहीं कर रहा, मैं एलएलपी की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करता है। कहते हैं द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म इज अनलिमिटेड।
हर पार्टनर की लायबिलिटी फर्म में काम किए गए काम के लिए अनलिमिटेड होती है, दिस implies that his private assets can also be used for paying off the firm's debt। कि भाई अगर लाइबिलिटी पूरी नहीं कर पाए तो पार्टनर की पर्सनल एसेट्स भी बेची जा सकती हैं सोल प्रोप्राइटर की तरह, ये बात आप समझते होंगे। तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यहां पर ये बात समझ में आई। आगे देखो, इन्होंने आगे कहा है कि ईच पार्टनर इज लाइबल जॉइंटली एंड ऑल्सो सेवरली। ठीक है, जॉइंटली और सेवरली लाइबिलिटी का मतलब क्या है? देखो, जॉइंटली का मतलब है सभी बाकी पार्टनर्स के साथ उसकी लाइबिलिटी है, और इंडिविजुअल भी वो रेस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है फुल डेब्ट्स के लिए। अब देखो, इसके समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल रखा है जिससे कि आपको ज्यादा बेटर समझ में आए। देखो, एक्स वाई जेड तीन बराबर के पार्टनर है, कैपिटल भी उन्होंने बराबर बराबर लगाई है। ठीक है जी, तो इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, बराबर के पार्टनर है, जो भी प्रॉफिट आता है बराबर बांटते हैं, और जो पैसा लगा रखा है उन्होंने फर्म में वो भी बराबर बराबर लगा रखा है। आफ्टर डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब है फर्म बंद हो रही है, फर्म समाप्त हो रही है, ऑफ द फर्म नो बिजनेस एसेट्स आर रिमेनिंग, फर्म के बिजनेस के पास कोई एसेट्स नहीं बचे, बट अ क्रेडिटर ए इज स्टिल टू बी पेड ₹9 लाख। फर्म बंद हो गई, सारी बिजनेस की एसेट्स बिक गई, पर फिर भी एक क्रेडिटर रह गया जिसको अभी 9 लाख रुपए हमें चुकाने हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि 3-3 लाख रुपए की जिम्मेदारी तीनों पार्टनर की बनती है, 9 लाख रुपए चुकाने हैं, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो 3 लाख ए, 3 लाख बी और 3 लाख सी चुकाएगा, बिल्कुल सही है। बट आप ये सोचिए कि ये जो क्रेडिटर है इसका नाम है ए, और फर्म में तीन पार्टनर है एक्स वाई और जेड। क्रेडिटर 9 लाख रुपए मांगता है, तो क्रेडिटर ये सारा पैसा पूरी फर्म से भी मांग सकता है या किसी एक पार्टनर से भी मांग सकता है। क्रेडिटर को अपने पैसों से मतलब है, अगर उसको लगता है कि एक्स जो है उसके पास पर्सनल प्रॉपर्टी बहुत है और इससे पूरी वसूली हो सकती है, तो क्रेडिटर सीधा एक्स के ऊपर भी केस फाइल कर सकता है। अगर ए को लगता है कि जेड वाई से सारा पैसा मिल सकता है तो वाई पे केस कर सकता है, जेड से लगता है तो जेड से वो पैसा रिकवर कर सकता है। तो कुल मिलाकर के क्रेडिटर ए पूरी फर्म पर केस कर सकता है या इंडिविजुअली एक एक पार्टनर से भी पूरी वसूली कर सकता है। अब अगर मान के चलो कि सारी वसूली एक्स ने कर दी, एक्स ने सारे पैसे दे दिए क्रेडिटर को, तो एक्स अपने हिस्से के पैसे छोड़ करके बाकी 3 लाख वाई से और बाकी 3 लाख जेड से वसूली कर सकता है। इसी तरीके से सारे पेमेंट का भुगतान अगर वाई ने कर दिया है तो वाई अपना हिस्सा छोड़ करके बाकी 3 लाख एक्स से और 3 लाख जेड से वसूल कर सकता है। तो देखो, अगर 9 लाख रुपए का पेमेंट है, एक्स ने पे कर दिया, तो ये वाई से 3 लाख रुपए वसूल करेगा, जेड से 3 लाख रुपए वसूल करेगा। अगर वाई ने 9 के 9 लाख रुपए पे कर दिए तो एक्स 3 लाख वाई को देगा, जेड 3 लाख वाई को देगा। सिमिलरली यही काम जेड के साथ अगर हुआ तो ये रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, हर पार्टनर की लायबिलिटी जॉइंटली है और सेवरली। जॉइंटली मतलब मिलकर के पैसा चुकाओ अपने क्रेडिटर का, या अकेले भी पैसा चुकाना पड़ सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें हर पार्टनर की लायबिलिटी जॉइंटली भी होती है और सेवरली भी होती है। क्रेडिटर अपना पैसा कैसे भी वसूल कर सकता है।